Welcome to Civil Service IAS. Serve to the nation. दोस्तों भारत एक ट्रॉपिकल कंट्री है जहां हॉट क्लाइमेट एक्सपीरियंस किया जाता है। लेकिन ग्लोबल वार्मिंग के इल इफेक्ट के कारण इंडिया के टेम्परेचर्स में पिछले कुछ सालों में उछाल देखा जा रहा है, जहां भारत में काफी हार्श समर्स एक्सपीरियंस किए जा रहे हैं और इसके चलते इंडिया का रेनफॉल पैटर्न भी इफेक्ट होने लगा है। अब इसी कड़ी में जल्द ही एक और प्रॉब्लम भारत के दरवाजे पर दस्तक देने वाली है। हाल ही में मिले डेटा के अकॉर्डिंग इस साल वर्ल्ड एल निनो इवेंट को एक्सपीरियंस करने वाला है, जो इंडिया के लिए चिंता का विषय है। IMD यानी इंडियन मीटियोलॉजिकल डिपार्टमेंट का कहना है कि एल निनो के डेवलप होने के 70% चांसेस हैं। एल निनो और ला निना ऑन एवरेज हर 2 से 7 साल के बीच आते हैं। इसमें एल निनो लगभग 9 से 12 महीने तक लास्ट करता है, वहीं ला निना 1 से लेकर 3 साल तक लास्ट कर सकता है। लास्ट टाइम एल निनो 2016 में आया था और उस साल रिकॉर्ड हाई टेम्परेचर्स एक्सपीरियंस किए गए थे। अब एक बार फिर 7 साल बाद एल निनो दोबारा दस्तक देने वाला है और ग्लोबल रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ये भारत के लिए एक अलार्मिंग सिचुएशन क्रिएट कर सकता है। दरअसल ऐसा कहा जा रहा है कि एल निनो की वजह से 2024 आज तक का सबसे हॉटेस्ट ईयर होने वाला है, यानी भारत का टेम्परेचर और अधिक बढ़ने वाला है और भारत अपना हाईएस्ट एवर टेम्परेचर रिकॉर्ड कर सकता है। प्रीवियस इवेंट के बेसिस पर ये कहना गलत नहीं होगा कि एल निनो का इंडिया पर काफी सीवियर इंपैक्ट होता है, जिसकी वजह से इंडिया में हीट वेव्स, ड्रॉट्स और फेमिन जैसी प्रॉब्लम्स पहले भी देखी गई हैं। पिछले 100 सालों में भारत ने 18 ड्रॉट ईयर्स को एक्सपीरियंस किया है, इनमें से 13 ड्रॉट ईयर्स का रीजन एल निनो था। इस साल भी कुछ ऐसे ही संभावना जताई जा रही है, जिसके लिए गवर्नमेंट द्वारा वार्निंग्स भी जारी करी गई हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट ने सभी स्टेट्स को कहा है कि वर्स्ट पॉसिबल सिचुएशन के लिए भी रेडी रहें और एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री ने डायरेक्शंस दिए हैं कि ड्रॉट सिचुएशन के चांसेस के चलते खरीफ सीजन के लिए सीड्स की एडिक्वेट अवेलेबिलिटी को इंश्योर किया जाए। यानी भारत के लिए एल निनो के चलते ये एक चैलेंजिंग ईयर होने वाला है। आज के इस वीडियो में हम एल निनो के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे, जहां हम एनिमेशन की मदद से एल निनो की फॉर्मेशन को समझेंगे और उसके इम्पैक्ट के बारे में भी चर्चा करेंगे। दोस्तों इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस के GS1 ज्योग्राफी और GS3 के इकोनॉमी सेक्शन के लिहाज से काफी इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में हम वीडियो के अंत में और भी बात करेंगे, पर फिलहाल के लिए अपने डिस्कशन को हम आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों एल निनो एक स्पेनिश वर्ड है, इसका मतलब होता है लिटिल बॉय। एल निनो की फॉर्मेशन को समझने के लिए सबसे पहले हमें नॉर्मल कंडीशंस को समझना होगा। ये है दुनिया का सबसे बड़ा महासागर यानी पैसिफिक ओशन। पैसिफिक ओशन के ईस्टर्न कोस्ट पर जहां अमेरिकन कॉन्टिनेंट्स यानी नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका मौजूद हैं, वहीं इसके वेस्टर्न कोस्ट पर एशिया और ऑस्ट्रेलिया लाई करते हैं। नॉर्मल कंडीशंस के दौरान साउथ अमेरिका में सिचुएटेड पेरू कंट्री के कोस्ट पर वार्म वाटर मौजूद होता है। पैसिफिक ओशन में वेस्ट से ईस्ट की तरफ चलने वाली ट्रेड विंड्स इस वार्म वाटर को ऑस्ट्रेलिया और एशिया के कोस्ट पर इकट्ठा कर देती हैं। इस वार्म वाटर के इकट्ठा होने की वजह से ऑस्ट्रेलियन और एशियन कोस्ट का टेम्परेचर राइज हो जाता है। यहाँ टेम्परेचर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बीच एक रिलेशन होता है, जिसके अकॉर्डिंग जिस जगह पर टेम्परेचर लो है उस जगह हमें एक हाई प्रेशर देखने को मिलता है। वहीं ठीक इसके वाइस वर्सा, जिस जगह पर टेम्परेचर हाई होता है वहाँ हमें लो प्रेशर देखने को मिलता है। हाई टेम्परेचर की वजह से ऑस्ट्रेलिया और एशियन कोस्ट पर एक लो प्रेशर जोन क्रिएट हो जाता है। इसी बीच जो वार्म वाटर पेरू के कोस्ट से ऑस्ट्रेलिया कोस्ट की तरफ शिफ्ट होता है, उसकी जगह लेने के लिए पेरुवियन कोस्ट के पास ओशन के नीचे का कोल्ड वाटर ऊपर की तरफ राइज करता है। इस प्रोसेस को अप वेलिंग ऑफ वाटर कहा जाता है। इस अप वेलिंग के दौरान ओशन के नीचे मौजूद न्यूट्रिएंट रिच वाटर ऊपर की ओर आता है, जिसके कारण फिशेस अपर वाटर सरफेस की ओर खिंची चली आती हैं, जिसका फायदा पेरू, चिली और इक्वाडोर जैसे देशों में मौजूद फिशिंग इंडस्ट्रीज को होता है। इस वाटर अपवेलिंग का सबसे बड़ा कारण है ओशन में चल रहे करंट। दरअसल अगर हम पैसिफिक ओशन में मौजूद ओशन करंट्स को देखेंगे तो हमें पेरू के कोस्ट पर एक करंट दिखेगी, जिसे हम्बोल्ट करंट कहते हैं। इस हम्बोल्ट करंट की वजह से ओशन के नीचे का कोल्ड वाटर सरफेस पर आ जाता है। जैसे ही कोल्ड वाटर पेरू कोस्ट के ओशन सरफेस पर पहुंचता है, वैसे ही पेरू कोस्ट के टेम्परेचर में डिक्रीज देखने को मिलता है। टेम्परेचर डिक्रीज होने की वजह से पेरुवियन कोस्ट पर एक हाई प्रेशर जोन क्रिएट हो जाता है। नॉर्मल कंडीशंस में पेरू कोस्ट के ऊपर बने हाई प्रेशर जोन से ऑस्ट्रेलिया और एशियन कोस्ट पर मौजूद लो प्रेशर जोन की तरफ हवाएं चलती हैं। ये हवाएं जब पैसिफिक ओशन के ऊपर से ब्लो करती हैं तो अपने अंदर इवेपोरेशन की वजह से काफी सारा मॉइस्चर इकट्ठा कर लेती हैं। मॉइस्चर से भरी हुई ये हवाएं एशियन और ऑस्ट्रेलियन कोस्ट पर पहुंचती हैं और वहां पर रेनफॉल करती हैं। लेकिन एल निनो के दौरान ये नॉर्मल साइकिल पूरी तरह डिस्टर्ब हो जाती है। दरअसल एल निनो के दौरान
प्रेशर ग्रेडियंट की वजह से पेरू कोस्ट से ऑस्ट्रेलिया और एशिया कोस्ट की तरफ चलने वाली ट्रेड विंड्स वीक हो जाती हैं। इन ट्रेड विंड्स के वीक होते ही पेरू कोस्ट से ऑस्ट्रेलिया कोस्ट की तरफ जाने वाले वार्म वाटर का मूवमेंट रुक जाता है। पेरू कोस्ट पर मौजूद ये वार्म वाटर अपने हाई टेम्परेचर की वजह से पेरू कोस्ट के ऊपर लो प्रेशर जोन का फॉर्मेशन करता है। वहीं दूसरी तरफ जब वार्म वाटर ऑस्ट्रेलिया के कोस्ट पर नहीं पहुंच पाता तो ऑस्ट्रेलिया के कोस्ट पर टेम्परेचर राइज होने के बजाय डिक्रीज कर जाता है। इस लो टेम्परेचर की वजह से ऑस्ट्रेलिया और एशिया कोस्ट पर हाई प्रेशर जोन का फॉर्मेशन हो जाता है। यानी एल नीनो के दौरान ये पूरी साइकिल रिवर्स हो जाती है और जो हवाएं नॉर्मल कंडीशन में पेरू कोस्ट से ऑस्ट्रेलियन और एशियन कोस्ट पर मॉइस्चर लेकर जा रही थी, वही हवाएं ऑस्ट्रेलिया कोस्ट पर बने हुए हाई प्रेशर जोन से पेरू कोस्ट के लो प्रेशर जोन की तरफ चलने लगती हैं। ऐसे में ये हवाएं पैसिफिक ओशन का मॉइस्चर लेकर अमेरिकन कॉन्टिनेंट्स के कोस्ट पर पहुंचती हैं और बारिश करती हैं, जिसके चलते पेरू और चिली जैसे देशों में फ्लडिंग और सॉइल इरोजन जैसी समस्याएं पैदा होती हैं और यहाँ की फिशिंग इंडस्ट्रीज को भी नुकसान होता है। वहीं दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया और एशिया में होने वाली नॉर्मल रेनफॉल में डिक्लाइन देखने को मिलता है, जो इस रीजन में सूखे जैसी कंडीशन को जन्म देते हैं। इस पूरी नॉर्मल साइकिल और रिवर्स साइकिल को कंबाइन करके एनसो या एल निनो सदर्न ऑसिलेशंस के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, एल निनो को मेजर करने के लिए साइंटिस्ट गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस साइंटिफिक बोर्ड्स जैसी टेक्नोलॉजी का यूज करके डेटा कलेक्ट करते हैं। बॉय एक ऐसा ऑब्जेक्ट होता है जो पानी के ऊपर फ्लोट करता है और समुद्र के बीच में शिप्स द्वारा लोकेटर्स या वार्निंग पॉइंट्स के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये बॉय ओशन और एयर के टेम्परेचर, करंट, विंड और ह्यूमिडिटी को मेजर करता है। इस पूरे डेटा को रिसर्चर्स को ट्रांसमिट किया जाता है, जिसका इस्तेमाल करके साइंटिस्ट एल निनो को और भी एक्यूरेटली प्रिडिक्ट कर पाते हैं और उसके डेवलपमेंट और इम्पैक्ट को समझ पाते हैं। दोस्तों, एल निनो का सबसे पहला इम्पैक्ट वेदर पैटर्न्स में देखने को मिलता है। एल निनो की वजह से एटमॉस्फेयर में चलने वाली सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम इफेक्ट होती हैं। जेट स्ट्रीम्स एटमॉस्फेयर में चलने वाली वर्ल्ड की फास्टेस्ट फ्लोइंग एयर होती हैं, जो पूरी दुनिया में वेदर पैटर्न्स को डिसाइड करती हैं। एल निनो कंडीशन के दौरान सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम का पाथ साउथ डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाता है, जिसकी वजह से वेदर पैटर्न में ड्रास्टिक चेंजेस देखने को मिलते हैं। एल निनो के दौरान यूनाइटेड स्टेट्स के सदर्न हिस्से में कूल और वेट क्लाइमेट देखने को मिलता है। वहीं वेस्टर्न यूएसए और कनाडा वार्म और ड्राई कंडीशंस फेस करते हैं। हालांकि एल निनो के कारण अटलांटिक में आने वाले हरिकेन्स वीक पड़ जाते हैं, जो यूनाइटेड स्टेट्स के लिए काफी बेनिफिशियल साबित होता है। लेकिन दूसरी तरफ इसके चलते पैसिफिक ओशन में आने वाले ट्रॉपिकल साइक्लोन्स और ज्यादा फ्रीक्वेंट और वायलेंट हो जाते हैं, जिससे पैसिफिक ओशन में सिचुएटेड फिलीपींस जैसी कंट्रीज इन साइक्लोन से सबसे ज्यादा इफेक्ट होती हैं। इसी के चलते आने वाले एल निनो के इम्पैक्ट से निपटने के लिए फिलीपींस ने एक स्पेशल गवर्नमेंट टीम को अपॉइंट किया है। साथ ही क्योंकि एल निनो के दौरान सेंट्रल और साउथ अमेरिका में हैवी रेनफॉल एक्सपीरियंस की जाती है, जिसकी वजह से पेरू और इक्वाडोर जैसी कोस्टल कंट्रीज में फ्लडिंग जैसी सिचुएशन बन जाती है। इसीलिए पेरू ने एल निनो के इम्पैक्ट से निपटने के लिए $1.06 बिलियन का बजट एलोकेट किया है। लेकिन इसके उलट ऑस्ट्रेलिया के साथ साथ एशिया का काफी बड़ा रीजन एक्सट्रीम हीट कंडीशन से सफर करेगा और ये हॉट कंडीशंस लेकर आती है ड्रॉट यानी सूखा। एल निनो कंडीशन के दौरान रेनफॉल में डिक्लाइन की वजह से भारत के साथ साथ वर्ल्ड के डिफरेंट रीजन्स में ड्रॉट लाइक सिचुएशंस देखने को मिलती हैं। सिर्फ 2001 से 2020 के बीच की बात की जाए तो भारत ने टोटल 7 एल निनो ईयर्स को फेस किया है। इन 7 ईयर्स में से 4 ऐसे एल निनो ईयर्स थे जिसमें इंडिया में सूखे की कंडीशन देखी गई। ये ईयर थे 2003, 5, 2009-10 और 2015-16। इन ईयर्स के दौरान क्रॉप प्रोडक्टिविटी में भी जबरदस्त डिक्लाइन देखने को मिला। इसीलिए ये ड्रॉट सिचुएशंस सब्सिक्वेंटली फूड क्राइसिस को भी जन्म देती हैं, क्योंकि भले ही वर्ल्ड के काफी सारे हिस्सों में इरिगेशन के लिए नए तरीके खोज लिए गए हों, पर भारत जैसी डेवलपिंग कंट्री में आज भी एग्रीकल्चर काफी हद तक रेनफॉल पर डिपेंडेंट है। इसके चलते इंडिया में एग्रीकल्चर को आज भी गैम्बल ऑफ मॉनसून जैसे टाइटल दिए जाते हैं। इसलिए अगर किसी भी रीजन की वजह से रेनफॉल के पैटर्न में कोई भी चेंज दिखता है, भारत का एग्रीकल्चर सीवियरली इफेक्ट होता है। उदाहरण के लिए एल निनो के इफेक्ट के कारण ही ईयर 1877 में भारत में एक फेमिन आया था, जिसकी वजह से करीब 80 लाख लोगों की जान चली गई थी। हालांकि कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर नॉर्मल मॉनसून डिस्टर्ब भी होता है तो भी इंडिया में ड्रॉट्स अब उतना बड़ा डिजास्टर नहीं बन पाएगा जितना पहले हुआ करता था। खास करके फूड क्राइसिस जैसी सिचुएशन का पैदा होना थोड़ा मुश्किल है, जिसके लिए ग्रीन रिवॉल्यूशन से लेकर सरकार की कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी जैसे कई इनिशिएटिव जिम्मेदार हैं, जिसके चलते अब इंडिया फूड ग्रेन्स प्रोडक्शन के मामले में हमेशा सरप्लस में रहता है।
एल निनो के दौरान जिन एरियाज में हैवी रेनफॉल होती है वहां पर मॉस्किटोज की संख्या काफी बढ़ जाती है। इसके चलते मलेरिया, येलो फीवर और डेंगू जैसी डिजीजेस का आउटब्रेक इन रीजन्स में देखा गया है। इन रीजन्स में पहले कोल्ड टेम्परेचर की वजह से मॉस्किटोज अपनी कॉलोनी नहीं बना पाते थे। वेदर पैटर्न में चेंजेस की वजह से जूनोटिक इन्फेक्शंस में भी बढ़ोतरी देखी गई है। जूनोटिक इन्फेक्शंस एनिमल से ह्यूमन में ट्रांसमिट होते हैं और ये एपिडेमिक जैसी सिचुएशंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इन्फेक्शन करने वाली प्रजातियां जैसे वार्म और रेनी सीजन में मॉस्किटो और ड्राई सीजन में ब्लैक रैट और फ्ली की वजह से मलेरिया, डेंगू, येलो फीवर और प्लेग जैसी एपिडेमिक डिजीजेस फैलती हैं। एल निनो के इकोनॉमिक इंपैक्ट्स भी काफी सीवियर होते हैं, जिसकी वजह से पूरी ग्लोबल इकोनॉमी पे नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। एल निनो के कारण जो वेदर चेंजेस हो रहे होते हैं उसकी वजह से डिवास्टेटिंग फ्लड्स ऑब्जर्व किए जाते हैं। ये डिवास्टेटिंग फ्लड्स अपने रास्ते में आने वाली हर बाधा को निस्तेनाबूद कर देते हैं। इन फ्लड्स की वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ पब्लिक और प्राइवेट प्रॉपर्टी का बहुत सारा नुकसान होता है। पर एल निनो की वजह से जहां विश्व के एक हिस्से में फ्लड सिचुएशंस आती हैं तो वहीं दूसरे हिस्से में सूखा देखने को मिलता है। और जैसा हमने बताया कि इससे क्रॉप प्रोडक्टिविटी नेगेटिवली इफेक्ट होती है, जिसका डायरेक्टली इकोनॉमी पर इम्पैक्ट पड़ता है। उदाहरण के लिए भारत काफी लार्ज क्वांटिटी में एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स करता है, जिसके जरिए वो अपने लिए फॉरेक्स रिजर्व इकट्ठा कर पाता है। सिर्फ 2021-22 की बात करें तो भारत ने $50 बिलियन से ज्यादा एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स किए थे। ड्रॉट सिचुएशन में प्रोडक्टिविटी लो होने के कारण सरप्लस क्रॉप प्रोड्यूस नहीं हो पाएगी, जिससे इतना एक्सपोर्ट कर पाने की क्षमता हमारे पास नहीं रहेगी। साथ ही एल निनो के कारण फिशेस की पॉपुलेशन पर भी नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिलता है। ओशन के मॉडरेट टेम्परेचर्स में फिशेस की ग्रोथ सबसे अच्छी होती है, लेकिन एल निनो इवेंट्स के दौरान वार्म और कूल वाटर के मूवमेंट की वजह से ओशन वाटर का टेम्परेचर भी चेंज होता है। इस टेम्परेचर चेंज को फिशेस अडॉप्ट नहीं कर पाती, जिसकी वजह से उनकी पॉपुलेशन में डिक्लाइन देखने को मिलता है। पैसिफिक ओशन में पेरू और चिली जैसी काफी सारी कंट्रीज मौजूद हैं, जिनके लिए फिश एक्सपोर्ट एक मेजर बिजनेस है। फिशेस की पॉपुलेशन डिक्लाइन होने की वजह से इन कंट्रीज का फिश एक्सपोर्ट भी इफेक्ट होता है, जो इन कंट्रीज की इकोनॉमी के लिए नेगेटिव फैक्टर है। हाल ही में 2023 में आने वाले एल निनो के इकोनॉमिक इम्पैक्ट को एसेस करने के लिए डार्टमाउथ कॉलेज के रिसर्चर्स ने एक रिपोर्ट पब्लिश की। इस रिपोर्ट में यह बताया गया कि एल निनो इवेंट्स के कारण ग्लोबल इकोनॉमी को ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स के लॉसेस झेलने पड़ सकते हैं। फॉर एग्जांपल 1982-83 में एल निनो के दौरान ग्लोबल इकोनॉमी को $4.1 ट्रिलियन का नुकसान झेलना पड़ा था। इसी तरह 1997 के एल निनो इवेंट के दौरान ग्लोबल इकोनॉमी को $5.7 ट्रिलियन का लॉस हुआ था। पिछले एल निनो इवेंट्स के दौरान हुए लॉसेस को मद्देनजर रखते हुए 2023 के एल निनो का फोरकास्ट पब्लिश किया गया है और बताया जा रहा है कि इस साल के एल निनो की वजह से $3 ट्रिलियन से ज्यादा लॉसेस ग्लोबल इकोनॉमी को झेलने पड़ सकते हैं। एल निनो का इकोनॉमिक इंपैक्ट न सिर्फ सीवियर बल्कि लॉन्ग लास्टिंग भी होता है। इस स्टडी के अकॉर्डिंग इस साल आने वाले एल निनो का इंपैक्ट आने वाले 14 सालों तक देखने को मिलेगा। यानी एल निनो आने के जस्ट बाद सोसाइटी और इकोनॉमी रिकवर नहीं कर पाती, बल्कि इस प्रोसेस में उन्हें काफी समय लगता है। सबसे डिस्टर्बिंग फैक्ट ये है कि इस इवेंट का सबसे बड़ा इकोनॉमिक लॉस छोटे छोटे आइलैंड नेशंस को होता है, जो जनरली इकोनॉमिकली उतने स्ट्रांग नहीं होते और इनके पास लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं। एल निनो फिनोमिनन की वजह से ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेस भी चेंज होते हैं। एल निनो इवेंट से होने वाले हाई टेम्परेचर के कारण एशिया और पैसिफिक रीजन में कमोडिटीज के प्राइसेस में लगभग हर साल 5.5% की बढ़ोतरी देखने को मिलती है। इतना ही नहीं, इसकी वजह से कोल और क्रूड ऑयल की डिमांड भी बढ़ती है, क्योंकि ड्रॉट सिचुएशन की वजह से हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स का जनरेशन कम हो जाता है और इस कमी को पूरा करने के लिए कोल और क्रूड ऑयल की जरूरत होती है। कोल और क्रूड ऑयल की इस इंक्रीज डिमांड की वजह से इनके प्राइसेस और फर्दर इंक्रीज हो जाते हैं। दोस्तों, एल निनो एक नेचुरल कैलेमिटी है। इसका डायरेक्टली कोई सॉल्यूशन नहीं है, पर इसके प्रिवेंशन और उसके इफेक्ट्स को मिनिमाइज करने के लिए गवर्नमेंट द्वारा कुछ प्रोग्राम्स और पॉलिसीज बनाई जा सकती हैं, जिससे आने वाले सूखे के लिए सरकार अपनी जनता और अपनी अर्थव्यवस्था को पहले से तैयार रख सके। उदाहरण के लिए इरिगेशन के लिए ऑल्टरनेटिव मेथड्स को डेवलप किया जा सकता है, ताकि लो रेनफॉल की सिचुएशन में भी एग्रीकल्चर पर ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट ना पड़े। लो क्रॉप प्रोडक्टिविटी की संभावनाओं के बीच गवर्नमेंट को एडिक्वेट फूड ग्रेन्स को स्टॉक करना होगा, ताकि भारत के लोगों की नीड्स को फुलफिल किया जा सके। साथ ही सरकार और बफर स्टॉक को क्रिएट कर सकती है, जहां सरप्लस प्रोडक्शन को स्टोर किया जा सके। इसके लिए सरकार को इंफ्रास्ट्रक्चर पर और भी इन्वेस्ट करना होगा। साथ ही एक फ्यूचरिस्टिक अप्रोच के साथ सरकार और इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट एल निनो के पिछले पैटर्न्स को मॉनिटर करके उन एरियाज को आइडेंटिफाई कर सकता है जो एल निनो से सबसे ज्यादा इफेक्ट हो सकते हैं, ताकि लिमिटेड बजट को भी सही और सटीक तरीके से इस्तेमाल किया जा सके। स्टेट गवर्नमेंट द्वारा फार्मर्स को कंसल्टिंग सर्विसेज प्रोवाइड की जा सकती हैं, ताकि वो ऐसे चैलेंजेस के लिए रेडी रहें और अपनी फार्मिंग स्ट्रैटेजीज को चेंज कर सकें। इन सारी स्ट्रैटेजीज को यूज करके एल निनो के इम्पैक्ट्स को काफी हद तक रिड्यूस किया जा सकता है। दोस्तों, एल निनो एक कॉम्प्लेक्स क्लाइमेटिक फिनोमिनन है
जिसके फार रीचिंग इम्पैक्ट्स हैं। इसके इम्पैक्ट्स और पोटेंशियल हार्म को कम करने के लिए कुछ एफर्ट्स की रिक्वायरमेंट है। अर्ली वार्निंग सिस्टम्स, क्लाइमेट रेजिलियंस स्ट्रैटेजीज और इंटरनेशनल कोऑपरेशन से हम इफेक्टिवली एल निनो इवेंट के साथ डील कर सकते हैं। फिनोमेनन के बारे में जैसे जैसे हमारी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, वैसे ही प्रोएक्टिव मेजर्स को इंप्लीमेंट करके हम ह्यूमन लाइफ, इकोनॉमीज और एनवायरनमेंट पर इसके कंसिक्वेंसेस को कम कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ हमें प्लैनेट के क्लाइमेट सिस्टम की डेलिकेसी को भी समझना होगा। एल निनो हमारे लिए एक रिमाइंडर है कि ओशन और एटमॉस्फेयर का कनेक्शन बहुत डेलिकेट है, और अगर अर्थ पर लाइफ को सस्टेन रखना है तो इस कनेक्शन के बैलेंस को मेंटेन करना होगा, क्योंकि इसी तरह हम एक ज्यादा सिक्योर और रेजिलिएंट फ्यूचर अपने प्लैनेट और उसके इनहैबिटेंट्स के लिए बना पाएंगे। और इसी उम्मीद के साथ दोस्तों आज की वीडियो को दोस्तों प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा वीडियोस के लिए डिस्क्रिप्शन में देखें।